बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती वज़रा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान के लोगों को ये बात बताई कि जुमे वाले दिन यानी ये जो आने वाला जुमा है इस पर ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बढ़ा दी जाएंगी और पेट्रोल और डीज़ल बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए जाएंगे। यानी देखिए इन्होंने ईद का दिन भी नहीं गुजरने दिया और लोगों को आकर बताया, और ज़ाहिर है उसके बाद अब माफियाज जो हैं वो पेट्रोल और डीज़ल ज़ख़ीरा करेंगे और उन्हें जब हुकूमत ने पहले ही आकर बता दिए और फिर कल आपने देखा कि 200 रुपये फ़ी लीटर हाई ऑक्टेन जो है पेट्रोल उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अभी अपडेट ये है कि अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें उसने बताया है कि पिछले 2 दिन से हमारी ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और मैंने अपनी फ़ौज से ये कहा है कि अगले 5 दिन वो जो गैस का और ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का उसको वो अटैक नहीं करेंगे। ट्रंप के इस ट्वीट के बाद ट्रुथ सोशल पे उसकी इस पोस्ट के बाद चंद ही मिनटों के अंदर ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में गिर गई हैं। और ये हुकूमत जो हमें आकर कहती है कि जिस दिन ये कहते थे कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आएंगी, हम इसी तरह से इसी तेज़ी के साथ जिस तेज़ी से कीमतें बढ़ा रहे हैं इसी तेज़ी के साथ कम करेंगे, तो अब आए ना कम करें ना। अभी पिछले चंद मिनटों के अंदर अंदर ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आई हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो आए ना कम करें ना, क्यों नहीं करते। और आपने ईद वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया और फिर ईद के दूसरे दिन आपने 200 रुपये फ़ी लीटर हाई ऑक्टेन जो है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया और अब आप जुमे को फिर कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए हमारी जो हुकूमत है ये इस जंग को, इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये इसमें इतना माल बनाना चाहते हैं, इतना माल कमाना चाहते हैं कि ताकि इनके अरबों रुपए के जहाज़ भी चलते रहें, इनकी अयाशियाँ भी चलती रहें, इनकी बैरूनी दौरे भी चलते रहें, इनके घर भी चलते रहें, इनके किचन भी चलते रहें, इनके बच्चों को भी कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि इनका सब कुछ तो आवाम के टैक्स के पैसों से चल रहा होता है। तो एक तो ये अपडेट है। खैर, ईद से पहले पूरा माह रमज़ान मुबारक जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर जो मज़ामत करने वाले हैं उन्होंने मफामत करने वालों को ईद तक का टाइम दिया था और कहा था कि आपके पास ईद तक का टाइम है, आपने जो भी करना है मफामत के ज़रिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर लें, अगर आप ना कर सके तो फिर ईद के बाद फिर सिर्फ मज़ामत और मज़ामत होगी। और अब खैर चीज़ें उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं कि आज सुहेल आफरीदी साहब ने पेशीन में जो एक जलसा था, महमूद नजगज़ई साहब ने जो जलसा रखा हुआ था उससे सुहेल आफरीदी साहब ने बहुत सख्त खिताब किया है और इस वीडियो के अख्ताम पे वो खिताब भी मैं लगा दूंगा ताकि आप उसको सुन सकें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खिताब है सुहेल आफरीदी का। सिर्फ जो पश्तो में उन्होंने बातें की वो मैं आपको उर्दू में बता दूंगा, बाकी आप वो सुन सकते हैं। बहुत ही सख्त उन्होंने एक खिताब किया है और उनके लबो लहजे ने ये बता दिया है, ये ट्रेलर था, ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। देखें जो, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि मज़ामत के हवाले से मरकज़ी किरदार सुहेल आफरीदी ही हैं। ये माह रमज़ान का एक महीना जब उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट को रोका, उसकी एक वजह माह रमज़ान मुबारक था और दूसरी उसकी वजह ये थी कि पीटीआई के अंदर जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनको एक मौका दिया कि ठीक है आप लोग बातचीत कर लें, क्योंकि ये फिर कहा जाता है ना कि जनाब आप क्योंकि सड़कों पे निकल आए हैं, आपने ये बयान दे दिया, आपने वो बयान दे दिया, तो इस वजह से सारी बातचीत ख़राब हो गई है। तो एक पूरा महीना उन्होंने दिया मफामत वालों को कि बातचीत के जरिए कुछ निकाल सकते हो तो निकालो, जो कि सबको पता था कि कुछ नहीं निकलना। अगर इमरान खान ने रिहा होना भी था तो इस वक्त ये निज़ाम इमरान खान को बिल्कुल रिहा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो अफगानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी है, जो ईरान के हवाले से हमारी पॉलिसी है, जो ट्रंप के कदमों में बैठने की हमारी पॉलिसी है, जो इंटरनेशनल हमारी इस वक्त पॉलिसी है, इन तमाम पॉलिसीज़ के इमरान खान अगेंस्ट है। इमरान खान का चाहे वो फ़लस्तीन की पॉलिसी है, इन तमाम पॉलिसीज़ पे, चाहे वो पीस बोर्ड वाली है, चाहे वो ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करना है, इन तमाम पॉलिसीज़ पे इमरान खान का नुक्ता नज़र वो पूरे पाकिस्तान को पता है। तो मौजूदा निज़ाम कभी नहीं चाहेगा कि एक ऐसे मौके के ऊपर जब ये ट्रंप को राज़ी कर रहे हैं, जब ये उसको नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर रहे हैं, उसके पीस बोर्ड के नाम पर जो उसकी बदमाशी और गुंडागर्दी है उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कब चाहेंगे कि इमरान खान बाहर आए। इमरान खान ने बाहर अगर आना है तो वो मज़ामत से आना है। और ज़ाहिर है एक जब सुहेल आफरीदी ने कोई सख्त उस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दी, कोई स्ट्रीट मूवमेंट नहीं की, उससे सुहेल आफरीदी को खासा धचका लगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक तल्ख हकीकत है। लेकिन इसको तहरीक इंसाफ को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि सुहेल आफरीदी जो है एक महीना जब उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट को मौखर किया और उस तरह से सड़कों पर नहीं आए तो उससे सुहेल आफरीदी को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि आज उन्होंने जो तकरीर किया है इस वक्त पूरा सोशल मीडिया उस तकरीर से भरा हुआ है। उन्होंने बहुत सख्त तकरीर की है, उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की है और एक ऐसे वक्त के ऊपर उन्होंने बता दिया है कि वो एजे के वालों को कहा है कि वो एजे के आ रहे हैं, जीबी में जाएंगे। उन्होंने मियाँ वाली का नाम लिया है, उन्होंने पिंडी का कहा है कि अब स्ट्रीट मूवमेंट का दोबारा मैं आज से आगाज़ करता हूँ और अब आप मुझे सड़कों पर देखेंगे। एक ऐसे वक्त में सुहेल आफरीदी सड़कों पर आने का उन्होंने ऐलान किया है जब यह हुकूमत जुमे वाले दिन ऑयल प्राइसेस बढ़ाने जा रही है, जब बेरोजगारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, एक ऐसे वक्त के अंदर जब लोड शेडिंग बहुत ही ज़्यादा शुरू हो चुकी है और ये लोड शेडिंग जहाँ तक जाएगी अप्रैल के अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कभी इतनी लोड शेडिंग नहीं हुई होगी जितनी अब ये लोड शेडिंग जो है वो ये करेंगे, क्योंकि LNG इन्होंने खुद कहा हुआ है कि
हमारे पास 14 अप्रैल के बाद LNG होगी नहीं, और इस वक्त इन्होंने जो है ऑयल प्राइसेस जो हैं इन्होंने और ज़्यादा बढ़ानी है, और पहले इन्होंने जो IPPs के मुआहदे किए हुए हैं, ये सारी वो चीज़ें जिससे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, हर रोज़ बेरोज़गारी बढ़ेगी, हर रोज़ गुर्बत बढ़ेगी, हर रोज़ अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, हर रोज़ महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब बढ़ाएंगे उसके बाद क्या खौफनाक रिएक्शन आएगा। ऐसे हालात में जब सरकारी मुलाजमीन पंजाब में पहले ही एहतजाज कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि उनके मुतालबात क्या क्या हैं, उनके मामलात क्या हैं, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और बहुत अनसर्टेनिटी है, और जो इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं वो भी आपके सामने बड़े सेंसिटिव हैं, जो रीजनल हालात हैं वो भी आपके सामने हैं, जो अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात हैं वो आपके सामने हैं, जो ईरान अमेरिका की जंग है वो सूरत हाल आपके सामने है, ईरान इसराइल की जंग की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो चीज़ें आपके सामने हैं। तो इस सारे में अगर सुहेल आफरीदी अपनी बात पर कायम रहते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग पहले ही खुदकुशियों पर मजबूर हैं, और लोगों को ये बात तहरीक इंसाफ कह रही है कि भाई खुदकुशियों से मरने से, हराम मौत मरने से बेहतर है निकल आओ, तुम निकलोगे तो इस हुकूमत को हम घर भेज देंगे तो तुम्हारी जिंदगी में कोई आसानी आ जाएगी, क्योंकि ये बात तो तय है। और तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि जब तक मौजूदा हुकूमत रहेगी तो सोचो भी नहीं कि तुम्हारी जिंदगियों में पाकिस्तानियों को आसानी आने वाली है। क्यों? जो हुकूमत अवाम के वोटों से आई नहीं है वो अवाम का क्यों सोचेगी? जिनके असासे, जायदादें, औलादें, कारोबार, मफाद, यहाँ तक कि इलाज भी पाकिस्तान से बाहर है, वो क्यों पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे? तो इसी तरह से सुहेल आफरीदी साहब जो है उन्होंने बहुत सेंसिटिव बातें भी की हैं, जिसमें उन्होंने जहाँ तक कहा कि बलूचिस्तान में बलोचों की नस्ल कुशी की जा रही है, KP में उन्होंने कहा कि पख्तूनों की नस्ल कुशी की जा रही है, उन्होंने कहा कि पंजाब में लोगों के घरों की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, माएँ, बहनें, बेटियाँ और उनकी बीवियाँ, उनकी इज्जतें महफूज नहीं हैं, सिंध वालों के उनके हकूक़ नहीं मिल रहे, AJK की उन्होंने बात की, GB की उन्होंने बात की, उन्होंने ये सारी वो बातें की, उन्होंने हर उस चीज़ को छेड़ा है जिसके ऊपर हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि ये रेड लाइन है। मसलन इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि बलोचों के हवाले से ये कहना कि रियासत बलोचों के साथ ज्यादती कर रही है, ये हमारी रेड लाइन है, इसके ऊपर कोई बात करेगा उसे उठा लिया जाएगा। ये बात कहना कि पश्तूनों की नस्ल कुशी हो रही है, ये रियासत ने अपनी रेड लाइन बनाई हुई है। ये कहना कि पंजाब में माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ, उनकी इज्जतें महफूज नहीं हैं, ये रियासत ने अपनी रेड लाइन बनाई हुई है। तो हर वो चीज़ जिसको रियासत ने अपनी रेड लाइन बनाई हुई है, उन तमाम रेड लाइन्स को आज सुहेल आफरीदी ने क्रॉस किया है, उन तमाम चीज़ों पर उन्होंने बात किया है। रियासत कहती है कि अफगानिस्तान के हवाले से बात ये कहो कि हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है, उन्होंने उस पर भी कहा, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी पर तनकीद करो तो कहा जाता है कि अफगानिस्तान चले जाओ, ईरान के हवाले से कहा जाए कि हमें एतमाद में लो तो कहते हैं ईरान चले जाओ, और उन्होंने कहा कि ये मुल्क तुम्हारे बाप का है, ये मुल्क पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के लोगों का है, पाकिस्तानियों का है, आम शहरियों का है, वो इस मुल्क के मालिक हैं, आम लोग, आम पाकिस्तानी रियासत हैं। तो बहुत ही सख्त जो है वो सुहेल आफरीदी ने ये तकरीर की है, और इससे ये नज़र आ रहा है कि वो सड़कों पर आ रहे हैं। और ये देखें, मसला ये है, हमारा जो निज़ाम है ना, इनकी 4 साल से तमाम कैलकुलेशंस गलत साबित हुई हैं, तमाम कैलकुलेशंस। इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया, कहा कि अनपॉपुलर हो गया, ऐसी बात नहीं थी। कहा कि लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, वो गलत साबित हुआ। कहा गया कि अब ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। फिर कहा गया कि बल्ला ले लेंगे तो PTI नहीं जीत सकेगी। फिर कहा गया कि A, B और C कैटेगरी की लीडरशिप जो है, MNS, MPS, टिकट होल्डर, सारों को उठा लेंगे, गायब कर देंगे तो उसके बाद कोई नहीं जीत सकेगा। फिर कहा गया कि बल्ला ले लेंगे तो कोई निशान याद नहीं होगा। फिर कहा गया कि इमरान खान को जेल में डाल देंगे तो पार्टी कमजोर हो जाएगी। फिर कहा गया कि बुशरा बीबी को जेल में डालेंगे तो इमरान खान टूट जाएगा। फिर कहा गया कि इद्दत केस में इमरान खान को सजा सुना देंगे और बुशरा बीबी को, तो इससे इमरान खान के खिलाफ ही हो जाएगा। तोशाखाना में इमरान खान को करप्ट साबित कर देंगे केसेस के जरिए, फैसलों के जरिए, तो लोग कहेंगे कि मतलब 4 साल में मौजूदा निज़ाम की हर असेसमेंट गलत साबित हुई है। अब फिर इनकी असेसमेंट है कि क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने का गैप आ गया है, तो सुहेल आफरीदी अब जब निकलेंगे तो लोग उस बड़ी तादाद में नहीं निकलेंगे सुहेल आफरीदी के साथ। ये इनकी गलत असेसमेंट है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सुहेल आफरीदी, ये जो पिछले 1 महीने का, 1.25 महीने का गैप आया, उसमें जो PTI के अंदर जो लोग हैं जो सुहेल आफरीदी के खिलाफ हैं, और आपको पता है कि वो कौन लोग हैं, किन के साथ वो काम करते हैं, तो उनको सुहेल आफरीदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करने का बड़ा मौका मिला, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सुहेल आफरीदी पर अटैक किए और उनको प्रमोट भी किया जाता रहा। और मौजूदा निज़ाम ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि यार ये तो ज़बरदस्त है, PTI के अंदर से भी हम तोड़ फोड़ करवा रहे हैं। लेकिन आज आपने देख लिया कि जब सुहेल आफरीदी ने आज से मज़ामत का दोबारा आगाज़ किया है और सख्त तकरीर की है, तो इस वक्त अगर आप उसके कुल मिलाकर देखें, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, तो अभी इस तकरीर को टोटल 4 घंटे हुए हैं। 4 घंटों में ये तकरीर कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं वो इसको सुन चुके हैं। हर तरफ सोशल मीडिया पे आपको या ये बयानात नज़र आ रहे हैं, या जो अहले तशय्यो जो उनके उलमा हैं, या उनके बयानात नज़र आ रही हैं। 2 ही चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और आपको तीसरी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो एक ऐसे वक्त के ऊपर जब सुहेल आफरीदी ने अब दोबारा मज़ामत का आगाज़ कर दिया है, अगर वो सड़कों पर आ जाते हैं तो पहले
بے روزگاری دیکھیں پاکستان کے اندر جو سرکاری اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق ہر 100 میں سے 28 پاکستانی ایسے ہیں جن کی مہینے کی جو انکم ہے پورے مہینے کی وہ 8400 روپے سے کم ہے، یعنی وہ خط غربت سے نیچے ہیں، 8400 روپے سے کم ہے ان کی انکم۔ امیجن کریں کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کی تنخواہ 8400 روپے سے کم ہے پورے مہینے کی تو کیسے گزارا کر رہا ہوگا؟ تو یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو ایسے وقت کے اندر جب پہلے ہی حکومت ایسی چیزیں کر رہی ہے جو عوام کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے لوگ جس پہ بہت زیادہ وہ ہیں اس وقت نفرت کر رہے ہیں اور غصے میں، ایسے میں اگر سہیل آفریدی سڑکوں پر آتے ہیں تو اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ ان کو بڑی کامیابی ملے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہوگی۔ انہوں نے امریکہ کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، انہوں نے ایران کے بھی حق میں بات کی، انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے ہر وہ چیز جس کو اس وقت ڈیڈ لائن کہا جا رہا ہے، ہر اس چیز کو انہوں نے جو ہے وہ چھیڑا ہے، اس پہ بات کی ہے۔ انہوں نے انٹرنل معاملات ہوں، ایکسٹرنل ہوں، عمران خان ہوں، بشا بی بی ہوں، ان تمام چیزوں پر، عدلیہ ہو، ہر چیز کے اوپر انہوں نے بات کیا۔ اور انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ عمران خان عدالتوں سے مایوس ہو چکے ہیں، عدالتوں سے ان کو انصاف نہیں ملنا، لہٰذا اب آپ کی طرف عمران خان دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں نکلنا ہوگا۔ اور یہ بات کر کے انہوں نے آخر میں یہ بات کہی کہ اب ہم جو ہے وہ نکلیں گے سڑکوں پہ اور مزاحمت کریں گے۔ جو بات انہوں نے ایک پشتوں میں کہی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی میں نے چیزیں بہت ساری اس لیے آپ کو نہیں بتائیں کیونکہ آگے آپ وہ پوری تقریر سنیں جو اردو میں ان کی گفتگو ہے، وہ میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا۔ سہیل آفریدی نے پشتوں میں کہا کہ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ قرارداد پاکستان کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ برصغیر پاک و ہند میں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنایا جائے گا جس کا نام پاکستان ہوگا۔ یہ اس لیے تھا کہ اس وقت وہاں ہندوؤں کی اکثریت اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس لیے یہ خدشہ تھا کہ جب مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوگا تو وہاں بسنے والے مسلمانوں پر ظلم اور جبر ہوگا، ان کی عزت اور جان و مال محفوظ نہیں رہے گی۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے اور جہاں مسلمان جو ہے وہ حکمران مسلط ہیں، کیا وہاں پٹھانوں اور پاکستانیوں کی عزت، آبرو، جان اور مال محفوظ ہے؟ انہوں نے پاکستان کا کہا کہ کیا پاکستان کے اندر آج مسلمانوں اور پٹھانوں، کیونکہ وہاں زیادہ پشتون تھے سامنے جو آڈینس تھی، تو کیا ان کی عزت، آبرو، جان اور مال محفوظ ہے؟ میرے پیارے پٹھانوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس ملک پر جس مائنڈ سیٹ کا قبضہ ہے انہوں نے 1947 سے لے کر آج تک پٹھانوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے ہمیشہ پٹھانوں کی نسل کشی کی ہے اور ان پر ہمیشہ اپنے ایسے چمچے مسلط کیے ہیں جو ان کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ لیکن آج الحمدللہ پٹھانوں میں وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو نہ ان کی بدماشی مانتے ہیں، نہ ان کا ظلم مانتے ہیں اور نہ ہی ان کی بندوق سے ڈرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ہمیشہ یاد رکھو کہ پٹھانوں کی سرزمین قدرتی وسائل اور معدنیات سے، منرل سے مالا مال ہے، اور جہاں جہاں منرلز ہوں گے، قدرتی وسائل ہوں گے، وہاں مسائل بھی پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ بات تو بڑی انہوں نے خطرناک ایک تقریر کی ہے، اور ان کی اس تقریر کا اب ریئیکشن کیا آتا ہے وہ تو دیکھنا ہوگا۔ اور ٹاؤٹس بہرحال ایکٹیو کر دیے گئے ہیں سہیل آفریدی کے خلاف، وہ گالم گلوچ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹاؤٹس جو ہیں ان کی چھٹیاں بھی منسوخ ہو گئیں۔ پچھلے 2 دن میں بھی وہ ایک اہم معاملے کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کرتے رہے جس میں وہ ناکام ہوئے۔ تو اب آپ آگے سہیل آفریدی صاحب کی یہ تقریر سنیے، اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ چیزیں بہرحال مزاحمت کی طرف جا رہی ہیں، تحریک انصاف سڑکوں پر آ رہی ہے، سہیل آفریدی سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف تو نہیں کہہ سکتے آپ، تحریک انصاف کا تو دیکھنا ہوگا کہ پنجاب والے کیا کرتے ہیں، سندھ والے کیا کرتے ہیں، باقی لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا عید کے دن میرا آپ سے سوال ہے کہ پی ٹی آئی کے کتنے ایم این اے، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز کا آپ نے کوئی ویڈیو پیغام دیکھا ہے یا کوئی ٹویٹ دیکھا ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہو کہ عمران خان کو عید نہیں پڑھنے دی گئی، بشرا بی بی کو ناحق قید رکھا گیا ہے، حسان نیازی اور ملٹری کورٹس کے کنوکٹڈ جو سویلینز ہیں ان کو ناحق قید رکھا گیا ہے، 9 مئی میں سزاؤں میں جو لوگ ہیں سبزادہ حامد رضا ہوں یا باقی ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، یا محمود رشید صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، صنم جاوید، فلک جاوید، وہ فردوس رائے جو فیصل آباد سے ہیں، مجھے ان کا نام ایگزیکٹ بھول جاتا ہے، اور جو گجرانوالہ کے 50-51 کارکن ہیں، وہ جن میں سے ایک کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، اس کو پرول پہ رہا نہیں کیا گیا، اس کو جنازے بھی نہیں آنے دیا گیا۔ تو کتنے پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈر نے ان تمام کے لیے عید کے دن ان کو یاد رکھا ہے یا ان کے لیے بات کی ہے، گن لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو سہیل آفریدی تو اب آ رہے ہیں سڑکوں پر، پی ٹی آئی اوورال ایز اے جماعت مزاحمت کتنا کرتی ہے یہ چیز فیصلہ کرے گی عمران خان کی رہائی کا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ اب یہ تقریر سنیے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔ میرے عزیز پاکستانیوں، آج 23 مارچ 2026 ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہوا تھا، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جہاں پر مسلمان اکثریت ہوں گے وہاں پر ہمارا ایک ملک ہوگا،
جہاں پر حقیقی جمہوریت ہوگی، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، جہاں پر عوام کی حکمرانی ہوگی اور اس کا نام پاکستان ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت سے لے کر آج تک 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک نہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئی ہے، نہ آئین اور قانون کی بالادستی آئی ہے، نہ انصاف آیا ہے، اور نہ ہی بدقسمتی سے کبھی ہم آزاد ہوئے ہیں۔ پہلے ہم انگلینڈ کے انگریزوں کے غلام تھے، آج ہم کسی اور کے غلام ہیں۔ تب بھی ہم غلام تھے، آج بھی غلام ہیں۔ تب بھی ہمارے حکمران انگریزوں کو سلوٹ مارتے تھے، آج بھی ہمارا جعلی وزیر اعظم کسی دوسرے پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، حقیقی جمہوریت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں، یہاں پر آپ سب لوگ اس گراؤنڈ میں اکٹھا ہے، تو یہ سیٹ بھی جو ہے آپ لوگوں سے چھینی گئی ہے، آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ آپ نے ووٹ کسی اور کو دیا تھا اور بیلٹ باکس سے نکلا کسی اور کا۔ بلوچستان کے عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا لیکن نکلا کسی اور کو۔ 17 سیٹوں سے یہ جعلی حکومت آج وفاق پر قابض ہے۔ بلوچستان میں بھی جعلی حکومت ہے، پنجاب میں بھی جعلی حکومت ہے، سندھ میں بھی جعلی حکومت ہے، آزاد کشمیر کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، گلگت بلتستان کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ صرف واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو عوام کی طاقت سے آئی ہے اور زور بازو سے آئی ہے۔ میرے عزیز پاکستانیوں، آج پورے پاکستان میں اس جعلی حکومت نے اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں نے جو ظلم، جو جبر، جو فسطائیت شروع کی ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ یہاں بلوچستان میں بلوچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، بلوچ ناراض ہیں۔ یہاں بلوچستان میں اور وہاں خیبر پختونخوا میں پختونوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، پختون ناراض ہیں۔ پنجاب میں پنجابیوں کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کی چادر اور چار دیواروں کی پامالی ہو رہی ہے، پنجابی ناراض ہیں۔ سندھ میں سندھیوں کی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ پورا پاکستان جو ہے ڈوب رہا ہے، پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں، پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی خود مختاری میں۔ کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی پاکستان نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ ہے آپ کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنا، پیسے چوری کرنا اور یہاں سے لے کر باہر لے جا کر وہاں پر جزیرے اور فلیٹ خریدنا۔ یہ ان کا انٹرسٹ ہے۔ ان کا انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، ان کے ساتھ کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کریں۔ یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں جو ان کے خلاف ہیں، جو پاکستان میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں۔ جس طرح ملی مشر محمود خان اچکزئی صاحب، ان کی پارٹی، جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل تمام جماعتیں، یہ ان کے خلاف ہیں، ان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن جو جمہوریت پسند ہے، جو محب الوطن پاکستانی ہے، جو پاکستان میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں انصاف چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں آزاد میڈیا کی بحالی چاہتے ہیں، وہ لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے، وہ لوگ اب لڑیں گے، وہ لوگ آواز اٹھائیں گے، وہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے، وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیں گے کہ تمہاری کوئی پالیسی ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم اس ہر پالیسی سے بغاوت کریں گے جو بند کمروں میں ہوگی۔ ہم اس ہر پالیسی سے باغی ہے جو ان کے انٹرسٹ میں ہے، جو عوامی مفاد میں نہیں ہوگا۔ ہم اس کسی بھی پالیسی کو نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاکستانیوں، جس طرح کے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں، افغانستان کی پالیسی پر جو یہ بند کمروں میں بناتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں کہ افغانستان چلے جاؤ۔
जब हम उनकी बंद कमरों की पॉलिसी पर तनकीद करते हैं कि ईरान के मामले में कौम को और पार्लिमान को एतमाद में लो, तो कहते हैं कि ईरान चले जाओ। ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का है, ये पाकिस्तान मेरा है, मैं हूं इस पाकिस्तान का मालिक, मैं हूं पाकिस्तान का आम शहरी, और पाकिस्तान का आम शहरी ही रियासत है, रियासत है, रियासत है। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम टुकड़ों में बंट रहे हैं, कोई बलोची, कोई पख्तून, कोई पंजाबी, कोई गिलगिती, कोई कश्मीरी, कोई सिंधी। पाकिस्तान में आप इस वक्त एक ही लीडर है जिस पर पूरा पाकिस्तान मुतफिक है, जो कौमी यकजहती की अलामत है, वो अडियाला जेल में नाहक कैद है। उसका नाम है इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान यासी। जो कौमी यकजहती की अलामत है, जो नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है, जिसके साथ विजन है, जो कुफार की सरजमीन पर, कुफार के सामने, कुफार की आंखों में आंखें डालकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोलता है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, जो इस्लामोफोबिया का नाम लेता है, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलता है। पाकिस्तानियों को वही लीडर चाहिए है, और वो लीडर ही पाकिस्तानियों को मुतफिक कर सकता है, वही पाकिस्तान को संभाल सकता है, वही पाकिस्तान को उठा सकता है, वही पाकिस्तान को तरक्की दिला सकता है, वही पाकिस्तान को खुददार को दिला सकता है, वो पाकिस्तान को खुद मुख्तारी दिला सकता है। बाकी पाकिस्तान में कोई नहीं बचा, लेकिन बदकिस्मती से वो अडियाला जेल में है, वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है, वो अदालतों से ना उम्मीद हो चुका है। कल उसका बेटा ट्वीट करता है, जो जुडिशरी के बारे में वो बोलता है, वो आप सबने सुना, वो मायूस हो चुका है। उसको पता है कि ये अदालतें यरगमाल हो चुकी है, उसको पता है कि पार्लियामेंट यरगमाल हो चुकी है, उसको पता है कि तमाम इदारे यरगमाल हो चुके हैं। अगर वो आज बिगड़ा है, डटा है, नहीं चुप रहा, तो वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। हमने निकलना है इंशाअल्लाह ताला उसके लिए, हमने उसके लिए आवाज भी उठानी है, हमने उसके लिए रोडों पर भी आना है, हमने उसके लिए गोली भी खानी है। इंशाअल्लाह ताला इस दफा निकलेंगे तो सर पर कफन बांध के निकलेंगे, इस दफा निकलेंगे तो दो ही नारे होंगे, आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। इसके लिए तैयारी जरूरी है, उस तैयारी में मैं लगा हुआ, मेरी पूरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगी हुई है, पूरी पाकिस्तान जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो लगी हुई है। हमारे मिली मशर महमूद खान अचकज़ई साहब को, अलामा नासिर अब्बास साहब को, इमरान खान साहब ने ही इख्तियारात दिए हैं, मुज़ाकरात का भी और एहतजाज का भी। तो हम आप लोगों की तरफ भी देख रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हर फैसले में खड़े हैं। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम आप लोगों का इंतजार करेंगे, अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा सीना होगा, मैं सबसे आगे होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है स्ट्रीट मूवमेंट की, वो हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज बलूचिस्तान में भी 2-3 प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आजाद जम्मू कश्मीर वालों, कश्मीरियों, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद मियांवाली वालों, आप जो है मेरे लीडर का शहर है, इंशाअल्लाह ताला मैं मियांवाली भी आ रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी भी आ रहा हूँ। अब इस तहरीक को इंशाअल्लाह मजीद तेज करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मजीद जदोजहद तेज करेंगे। आप लोगों ने हमारा साथ देना है, आप लोगों ने हमारे साथ खड़े रहना है, आप ही हमारी ताकत है। हम बूट पॉलिशियां नहीं है, आवाम की ताकत ही हमारी ताकत है, आप लोग ही हमारी ताकत है। आप लोगों ने हमारी ताकत बने रहना है, आप लोगों ने मायूस नहीं होना है। हम आपसे वादा करते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से और मैं अपनी तरफ से और जो हमारी बाकी लीडरशिप है उनकी तरफ से, मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरी दुनिया की ताकतें इकट्ठी हो जाए,
हमें नहीं चुका सकती इंशाअल्लाह ताला। पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी हो जाए, हमारी कीमत नहीं लगा सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ आप लोगों ने एतमाद रखना है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे। मैं आप सबका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और खिराज तहसीन पेश करता हूं आप सबको। जिस तरह आप लोग बैठे हैं तंजीम के साथ, इत्तेहाद के साथ, वाकई में मैं आपसे मुतासिर हुआ हूं। इतनी सख्त गर्मी में, इतनी धूप में आप मुसलसल बैठे रहे हैं और सुन रहे हैं। मैं आपके हौसले की दाद देता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। शोधा का जिक्र सर वो पाकिस्तान में ज्यादा अच्छा, हमारे जो 26 नवंबर और 9 मई के शोहदा हैं, बाकी हमारे जितने भी शोहदा हैं, उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनसे ये वादा करते हैं उनकी फैमिली से कि उनकी ये कुर्बानी रायगाह नहीं जाएगी। दूसरी बात जो आदिल बासई साहब ने कही, यहाँ पर हमारे जो बासई और कासी कौम की जमीन पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। बेशर्मो थोड़ा सा लिहाज करो, वो कब्जा छोड़ो या जो है हमारे पख्तूनों को पैसे दो उस जमीन की जो मुफ्त के कब्जे डाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और दाऊद शाह साहब कह रहे हैं कि सीएम बलूचिस्तान, तो जिस वज़ीर-ए-आला की थोड़ी बहुत जो है हैसियत होती है, ताकत होती है, बंदा उससे गिला करता है। जो जाली वोटों के साथ जाली वज़ीर-ए-आला हो तो उनसे हम गिलाई क्या कर सकते हैं। बहरहाल जो हमारे कारकुनों के साथ हुआ, जो हमारे चमन के दोस्त डिस्ट्रिक्ट सदर, उनकी चादर और चारदीवारी की पामाली हुई, तो भुट्टी साहब आप भी कबायली हैं, हम भी कबायली हैं। अजब खान अफरीदी का थोड़ा किस्सा आप पढ़ लें कि जब अंग्रेजों ने उसकी चादर और चारदीवारी की पामाली की थी तो उसने क्या किया था। तो आप भी कबायली हैं, हम भी कबायली हैं। चादर और चारदीवारी की पामाली हर किसी नहीं होनी चाहिए। बाकी सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह वो होता रहता है, लेकिन जमहूरी तरीके के साथ बर्ताव रहे तो आपके लिए बेहतर होगा और हमारे लिए भी। शुक्रिया। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।